हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MI स्टडी। मैं हर्षराज। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम फिर से मैथ के मिसलेनियस क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज 2 लाया हूं। पहले टेस्ट सीरीज हमने अच्छे से सॉल्व किए थे, जिसमें 1 से 12 तक के क्वेश्चंस थे। आज 13 से 24 तक के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और विभिन्न सेक्टरों के एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ क्वेश्चंस, तो हम इन क्वेश्चंस के साथ इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और सीखेंगे। चलिए सॉल्व करते एक एक करके क्वेश्चंस को। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन वीडियो को रोक के एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर और अपने आप को देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आप सही सही सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलता है, यदि x तथा y एक संख्या इतने का के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y का मान क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे। क्वेश्चन में जो अंक दिया हुआ कितना है, 3, 4, 7 और x, y। अब इसे किससे डिविजुअल होना चाहिए? 80 से। यानी अगर ये 8 से डिविजुअल है तो 80 से भी ये डिविजुअल होगा। तो हम क्या करेंगे, तो आपको 8 से डिविजुअल का नियम पता होगा कि अंतिम 3 नंबर अगर 8 से डिविजुअल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजुअल हो जाएगा। तो अब हमको ये जो दिया हुआ ऑप्शंस है, ये क्या है? इन दोनों नंबर का सम्स। तो अगर हम सब नंबर को तोड़ के देखें तो पहले ऑप्शन में जो नंबर है 2, उसको अगर हम 2 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं? 1 + 1 या 2 + 0। अब इसको x y की जगह पे पुट करके देखते हैं। तो पहले अगर 1 और 1 पुट करेंगे तो अंतिम में हो जाएगा 711, जो 8 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा नंबर है 20। अगर हम इसको पुट करते हैं तो अंतिम 3 नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। यानी पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 8 से। यानी ये पूरे नंबर कितने से डिविजिबल हो जाएंगे? 8 से। यानी अंतिम 2 नंबर यानी x + y का सम क्या हो जाएगा? 2 + 0 = 2। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 2। यानी एक नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आइए दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? ABC किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 4 दिन पश्चात ए ने कार्य को छोड़ दिया तथा बी ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले, देखिए ए ने 4 दिन तक शुरू में काम किया, काम छोड़ दिया। बी ने जब कार्य पूरा हो जाता उसे 6 दिन पहले छोड़ दिया और सी पूरा काम को अकेले करता है। तो पूछता है तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ए बी सी के क्या निकालेंगे? अटेंडेंस की, ये कितने कितने दिन काम किए। तो पहले तीनों अकेले अकेले काम करेंगे, तो ए बी और सी। ए अकेला एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? अगर ये पूरा काम 20 दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/20। बी पूरा काम 24 दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/24। और सी एक अकेले एक काम को 30 दिन में करता है तो सी का एक दिन का काम 1/30। अब हमको यहाँ नहीं दिया हुआ है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पूरे काम को हम मान लेते हैं n दिन में हुआ होगा। पूरा काम कितना दिन में? n दिन में। तो ए द्वारा कितना दिन काम किया गया? तो 4 दिन। तो एक दिन का काम 1/20, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4/20 प्लस बी बोलता काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता। तो काम कितने दिन होता है? तो n दिन। तो 6 दिन पहले, यानी टोटल काम में से अगर 6 को घटा देंगे तो उतना दिन कौन काम करेगा? बी काम करेगा। और सी पूरे काम को करता है, यानी पूरे n दिन तक काम करता है। टोटल मिला के कोई भी काम कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, एक काम पूरा होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 120। अगर 2 से कीजिएगा तो कितना बार में? 6 बार में 6 चौक 24 प्लस 24 से कीजिएगा तो 5 बार में 5n माइनस 30, और इससे कीजिएगा तो 4 बार में यानी 4n = 1। अब इसको इस साइड ले आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5n प्लस 4n 9n, और 24 में -30 घटाएंगे तो -6 = 120। यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 6 को उधर ले जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा बटा 9। 9 से अगर इसको काटिएगा तो कितना बना? 1 बार में और 4 बार, यानी टोटल काम कितने दिन हुआ होगा? 14 दिनों तक हुआ होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर बोलता है 17.5 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होता है? अब देखिए, जैसे ये गोला, जब एक गोले को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, जैसे ये गोला है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो इसको 2 बराबर भागों में यानी 2 अर्ध गोले में चेंज कर देंगे। तो 2 अर्ध गोले में चेंज कर देंगे यानी 2 अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो एक अर्ध गोले का कितना होता है? 3πr²। इसको 2 से गुना करेंगे तब ये क्या हो जाएगा? 3πr² प्लस 3πr² यानी 6πr²। यानी अब 6πr² में से अगर 4πr² घटाएंगे तो क्या होगा? 6πr² माइनस 4πr², तो 2πr²। यानी जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वह कितनी होगी? 2πr²। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 गुने
22/7 गुने, अब देखिए त्रिज्या का सवाल है पर यहाँ पे क्या है डायमीटर यानी व्यास है, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे बट्टा 2 गुने 17.5/2, ये तो डायमीटर। अब क्या करेंगे पॉइंट को उठाने के लिए 10 से डिवाइड। अब कटिंग कीजिए, 2 से 2 कट गया, फिर 2 से ये कितने बार में 11 बार में, और 7 से कितने बार में 2 बार में और 5 बार में। अब क्या करेंगे गुना कर देते हैं, तो 25 को पहले से गुना कर देते हैं, 25 बचे 125 हासिल 12, 25 सत्ते 175 और 12 187 हासिल 18, 25 से कम 25 और 18 कितना हो जाएगा 25 और 18 तो 25 10 35 और 8 43 43। ठीक है, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करते थे, कितना हो जाएगा, तो 11 5 55 कॉमन 5, फिर 77 और 5 82, 8 कॉमन हो जाएगा 33 और 8 41 कॉमन 4, और 44 और 4 जोड़ेंगे तो 48, और नीचे में क्या 10 गुने 10 यानी 100। अब 2 अंक पहले दशमलव यानी 481.25 का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर का, सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, यानी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इस तरह आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 34% छूट पर के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो ये 3168 जो है ये क्या है वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य, यानी इसको सेलिंग प्राइस कहेंगे, यानी एसपी है सेलिंग प्राइस दिया हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना यानी विक्रय मूल्य कितना दे दिया 3168, और छूट कितना दे दिया 34%। हमसे पूछता है कि इसका सीपी यानी अंकित मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे जितना विक्रय मूल्य दिया है उसमें गुना करके उसके छूट को 100 से घटा के उलट के इसमें गुना कर देंगे, यानी अगर 100 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3168 गुने 100 और बट्टा अगर इसको कीजिएगा तो 66। फिर समझिए मैंने क्या कहा, जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसको गुना में करके 100 बट्टा जितना छूट दिया है उसको 100 में से घटा के लिख देंगे। अब इसको कटिंग कीजिए तो 11 से 6 बार में 11 दूनी 22, 22 अगर हो गया तो कितना बचा 9 96, 11 8 88, फिर हो जाएगा कितना 8 फिर 88। ठीक है, अब फिर अभी किसे कट जाएगा 6 से, 6 4 जा 24, 4 हो जाएगा 6 जाएगा 48, यानी जो हमारा अंकित मूल्य यानी सीपी होगा वह कितना हो जाएगा 4800। ठीक है दोस्तों, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 17 परिणामों का औसत 60 है, 17 परिणामों का औसत 60 है, यदि प्रथम 9 परिणाम का औसत 57 और अंतिम 9 परिणाम का औसत 65 है तो 9वां परिणाम हमसे पूछता है। तो देख लीजिए ये 9 और ये 9 टोटल कितने हो गए 18 परिणाम का औसत, और में से 17 परिणाम का औसत दिया हुआ था। 18 परिणाम के औसत में से अगर 17 परिणाम के औसत को घटा देंगे तो हमको 9वां पद निकल जाएगा। तो क्या करेंगे पहले 9 परिणाम का औसत कितना है 57, फिर प्लस अगले 9 परिणाम का औसत कितना 65, इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे 17 परिणाम का औसत को। इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 9, और इसको जो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 7 5 12 हासिल 1 6 5 11 1 12, इतना मल्टीप्लाई 9 अब माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 17 छक्का 102। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 दूना 18 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19 हासिल 1, 9 एकम 9 1 10। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो 8, 9 में से अगर 2 जाएगा तो 7, ये कट गया, यानी जो 9वां परिणाम होगा वो कितना होगा 78 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की होती लेकिन लाभ विक्रय मूल्य समान रहे तो नया क्रय मूल्य। अब देखिए जो वस्तु का क्रय मूल्य है यानी सीपी है कॉस्ट प्राइस है उस पे 170% का क्या होता है लाभ होता है। तो अगर हम सीपी कुछ मानते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, तो मान लीजिए अगर सीपी 100 है यानी लाभ कितना 170%, 70% नहीं 170%, यानी 170 रुपया। ठीक है, तो अब हमसे पूछता है अगर सीपी में यानी क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दे, यानी अब 100 के बदले सीपी को कितना कर दे 120 कर दिया जाए, तो लेकिन विक्रय मूल्य समान रहे तो नया लाभ क्या होगा। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 120, अब विक्रय मूल्य सेम ही रहेगा, यानी विक्रय मूल्य कितना है, तो अगर यहाँ से सीपी है और ये प्रॉफिट है इस दोनों को जोड़िएगा तो एसपी निकलेगा यानी 270। ठीक है, अब नया क्रय मूल्य कितना हो गया 120, इसमें अब विक्रय मूल्य अभी भी 270 ही है, यानी अब प्रॉफिट पूछता है तो क्या करेंगे जितना प्रॉफिट होगा अगर इसको इससे घटाइएगा तो प्रॉफिट कितना होगा 150। ठीक
ठीक है। तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या है, जितना प्रॉफिट है उसको ऊपर, सीपी जो नया है उसको नीचे गुने 100, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, और 4 से कितना बार में, 25 बार में, 25 पचे 125, यानी अब नया जो प्रॉफिट होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 125%, यानी डी आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, x का मान ये दिया हुआ है, x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए इस टाइप को दो तरह से बनाया जा सकता है, हम पहले बताते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऊपर वाले जो मान है उसका एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, और एक बार a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों को अगर यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। जैसे ऊपर वाले को 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2ab, 2 दूना 4 है 4√3, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 और माइनस 2, 2 दूना 4√3। ठीक है, अब इससे ये खत्म हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 4 3 7, 3 10 4 14, यानी जो x का इसका टोटल मान आ जाएगा वह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप इसे दूसरे तरह से बना सकते हैं कि पहले हम x को क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज का मतलब कि इस मान को एक बार प्लस करके ऊपर में भी और नीचे में भी प्लस करके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यही मान तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 4√3। अब ये किसका मान आ गया, x का, 7 प्लस 4√3। अब इसी से 1/x इसको पलट दीजिएगा और फिर इसको कीजिएगा 1/7 प्लस 4√3, तो इसको फिर से रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपको आएगा 7 माइनस 4√3, और फिर 1/x और x दोनों का मान है, आप पुट कर दीजिए, वापस कितना आ जाएगा 14। तो आपको जिस तरह से सॉल्व करना करे, अक्सर इस सवालों में क्या होता है, ऊपर वाले मान को एक बार होल स्क्वायर कर दीजिए, एक बार होल स्क्वायर निगेटिव, मतलब एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो साइन होगा उस साइन को यहाँ बीच में रख देना है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है, यदि x प्लस 1/x का मान दे दिया है, x प्लस 1/x का मान 4 दे दिया, तो हमसे पूछता है x पे पावर 6 प्लस 1/x 6। तो अगर इसको प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, तो हम प्रोसेस से नहीं बनाएंगे। इसका एक ट्रिक क्या होता है, a यानी ये पार्ट को a मान दिया जाता है, a³ माइनस 3a पे पावर स्क्वायर माइनस 2, बस इस पे पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए a³ यानी 4 का क्यूब क्या होगा 64 माइनस 3 गुने 4 यानी 4 3 12 का स्क्वायर माइनस 2। अब घटाइए कितना होगा 2 और 5, 52 का स्क्वायर माइनस 2। अब इसका स्क्वायर कीजिए कितना होगा 4 5 दूना 10 दूना 20 हासिल 2 25 2 27 माइनस 2 यानी 2702, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2702, यानी जो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा 2702। ध्यान रखिए कि अगर इसमें प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यही चीज यहाँ पे अगर माइनस रहता तो इस फॉर्मूला में यहाँ पे वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, तो साइन बस पलट जाएगा, दोनों के लिए ये अप्लाई होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बोलता है त्रिभुज एबीसी में कोण, पहले त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, ABC, बोलता है कोण BAC, तो BAC इसका मान कितना दे दिया 50। तो बोलता है एंगल ABC यानी इस एंगल और एंगल ACB इस एंगल के द्विभाजक P पे मिलते हैं। द्विभाजक का मतलब इसको दो भागों में बांटने वाली रेखा, एक बिंदु कहीं पे होगा जो P पे मिल रहा है। ठीक है, इस मान लीजिए ये बिंदु P है, तो हमसे क्या पूछता है कि एंगल BPC का मान, यानी इस एंगल का मान बताइए। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि 90 प्लस θ/2, एंगल बाई 2, यानी जो एंगल का मान दिया था, ऊपर वाला एंगल कितना है 90 प्लस 50/2, 50 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25। अब 90 में अगर 25 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 115। अगर यही क्वेश्चन में अगर ये अंतःवृत्त रहता, यानी वृत्त के अंतर रहता, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता, जितना यहाँ पे कोण बनता उसका दुगुना, और यहाँ पे जितना कोण बनेगा उसका ये आधा। पर वृत्त के अंदर होगा तब, अगर वृत्त के अंदर नहीं डायरेक्ट दिया हुआ तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ये निकालने के लिए। अगर ये दिया है इसको निकालना होगा तो इसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज PQR, चलिए पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में R54
54 है, यानी एंगल आर कितना है 54 डिग्री। बोलता है बिंदु एस पी क्यू का समद्विभाजक है, समद्विभाजक बिंदु एस पी क्यू का, बिंदु एस पी क्यू कहाँ है यहाँ पे, इसका बिंदु एस क्या है, कहीं पे समद्विभाजक है, जो लंब समद्विभाजक लंब है जो क्यू आर से टी बिंदु पे मिलता है, क्यू आर से टी बिंदु, मान लीजिए कि ये लंब समद्विभाजक आके यहाँ पे मिलता है टी बिंदु पे, ठीक है, टी बिंदु को मिला ये और ये आपस में बराबर है क्योंकि लंब समद्विभाजक है। उसके बाद क्या बोलता है कि एंगल टी पी आर 40 देंगे, एंगल टी पी यहां से यहां मिला दिया, टी पी आर और आर कितना डिग्री है 46, यानी इस एंगल का मान दे दिया 46। तो हमसे बोलता है एंगल पी क्यू आर का मान क्या होगा, एंगल पी क्यू आर यानी इस एंगल का मान पूछता है। तो एक चीज देखिए कि ट्रायंगल पी टी आर में दो एंगल का मान दिया हुआ था, हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री है 180। अगर हम 180 में से इस दोनों को जोड़ को घटा देते कितना होगा 6 4 10 हासिल 1 और 10, यानी जो इस एंगल का मान होगा वो कितना हो जाएगा 80। तो इस एंगल का मान 80 हो गया, तो इस पूरे एंगल का मान कितना हो जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, तो अगर ये 80 है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा पूरा 100 डिग्री। कोई दिक्कत समझने में, क्योंकि ये क्या है एक ही भुजा पे दो कोण है, इधर 80 तो ये 180 में से घटा देंगे जो बचेगा वो इधर होगा। अब यहां से अगर क्वेश्चन से पढ़िए ये जो एस लाइन है वो क्या है, लंब समद्विभाजक, जो मान है इसका क्या है समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, तो लंब तो है ही और ये समद्विभाजक भी है किसका, इस एंगल का, यानी ये एंगल पूरा 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये भी कितना हो जाएगा 50। अगर ये एंगल 50 ये 90 तो ये कितना हो जाएगा, तो फिर ट्रायंगल अगर हम लेंगे टी एस क्यू में तो दो एंगल का मान हमको पता है, ये हो गया 50 ये 90 कितना हो गया 140। अगर 140 में से अगर हम 180 में से 140 को घटा देंगे तो मान कितना आएगा 40, यानी जो एंगल Q का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री और ये क्या बी नंबर इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/4, तो हमको साइन थीटा यानी साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर प्रोसेस से बनाने चलिएगा तो बहुत लंबा लगेगा, तो इसमें हमको थीटा का मान बस अगर पता चल जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि थीटा का मान क्या पुट किया जाए कि 1/4 हो जाए। तो आपको पता होगा कि साइन और कॉस के थीटा का मान 0 डिग्री होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 होता है। तो साइन 0 0 होता है, साइन 45 1/2, साइन 30 1/2, 45 √2, 60 √3/2 और 90 1। और ये कितना जस्ट इसका उल्टा 1 √3/2, 1/2, 1/2 और 0। अब देखिए हमको किस किस मान से 0 आ सकता है, तो इससे और इससे और इससे 0 आने की कोई संभावना नहीं है, 4 आने की कोई संभावना नहीं। इससे अगर इसका एलसीएम लेते तो ये तो 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, तो इससे भी आने की कोई संभावना नहीं है। यानी अब या तो थीटा का मान 30 ले सकते हैं या थीटा का मान 60 ले सकते थे। अगर हम थीटा का मान 60 लेते हैं तो ये √3 आ जाएगा, तो √3 यहाँ पे है नहीं, नीचे 4 आएगा पर ऊपर में 3 हो जाएगा। तो हम अगर थीटा का मान 30 लेते हैं तो क्या होता है, देखिए कॉस थीटा 30 का मान कितना होगा √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर। अब माइनस साइन थीटा 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4 माइनस 1/2, एलसीएम लीजिए 4, ठीक है। अब 3 माइनस 2 से बार में 2 तो क्या होगा 1/4, यानी थीटा का मान अगर हम 30 लेते हैं तो हमको मान कितना आ जाता है 1/4, यानी थीटा का मान कितना हो गया 30, यानी साइन थीटा के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 30 को, यानी साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आई होप आपको समझ में आएगा। हम क्या किए, कुछ नहीं किए, ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/4 था, तो यहाँ पे हम थीटा का मान पुट करके देखेंगे कि कौन सा थीटा का मान 1/4 ला सकता है। तो साइन 30 का अगर हम थीटे की जगह पे 30 का मान पुट करते हैं तो हमको आंसर क्या आता है 1/4। अब यही थीटा का मान हम साइन थीटा में पुट कर दिए और आंसर हमको आ गया 1/2। ठीक है दोस्तों, आज चलिए अब आज का लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं। लास्ट सवाल क्या कहता है 1/cosec A प्लस cot A का स्क्वायर। तो हमको इनमें से कौन सा आंसर होगा ये इसमें जानना है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो अभी इसको क्या करते हैं पहले हम रेशनलाइज कर देते हैं। 1/cosec A प्लस cot A गुने cosec
ए माइनस कॉट ए बटा कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अब बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तक क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक ए का स्क्वायर माइनस कॉट ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यानी इस पूरे मान की जगह पे क्या पुट कर देंगे 1, तो बचेगा क्या कॉसेक ए माइनस कॉट ए पे पावर स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, तो अब इसको हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लीजिएगा और कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर ए। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए कितना होता है, यहाँ पे हम कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं गुना के रूप में, ठीक है, बट्टा 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस 1 का मान भी हम स्क्वायर ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये कहाँ से आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इस पे 1 का स्क्वायर कर देते, इस फॉर्मूला पे आया। तब क्या करेंगे इसको इससे काट देंगे, यानी हमको क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आएंगे। सवाल को मैंने थोड़ा स्पीड में बताया क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए अगर आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो सवाल वीडियो को थोड़ा पोस्ट करके या बैक करके देखेंगे तो आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। ये था मिसलेनियस सवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को क्या कीजिए कि लाइक कीजिए, अंत तक देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा उतना इस चैनल का प्रचार होगा, उतने लोग इस चैनल से जुड़ेंगे। और आप सब वीडियो को देख तो लेते पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम कृपया चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे चैनल का इम्प्रूवमेंट हो। और शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए, जितना शेयर कीजिएगा उतना चैनल इम्प्रूव होगा, मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो अपलोड कर पाएंगे। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज का अब इससे पहले मैंने ट्रिक वीडियो सीरीज 2 डाला है, एक और बचा हुआ उसको मैं अपलोड करूंगा और चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा। तो आपको पूरे क्वेश्चंस को मैंने डील करके बताया। इसी टाइप के क्वेश्चंस, ये नहीं समझिएगा कि ये मैं कहीं से, ये प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं जिसे मैंने अलग अलग सेट से कलेक्ट करके आपको बताया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस सभी एग्जामों में, चाहे वो एनटीपीसी, अब 2016 का एनटीपीसी बाजार में अवेलेबल है, उसे लेके एक बार चेक कर दीजिए। उसमें भी 30 से 40 मैथ पूछे गए हैं प्रत्येक सेट में, और मैथ का क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का, यानी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी टाइप के। तो आपका मैथ का कॉन्सेप्ट जितना मजबूत होगा, जितना अच्छा होगा, उतना आप क्वेश्चंस को एग्जाम में डील कर सकते हैं। इसी बार का जो ग्रुप डी एग्जाम था उसमें भी मैथ के क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के थे। बहुत सारे दोस्तों को उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण बहुत के मेरिट नहीं बन पाए। उसमें मैं भी क्वालिफाई हुआ था, मेरा भी मेरिट बना था, मुझे 84 नंबर आया था, बट मैं फिजिकल में सेलेक्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। पर कोई नहीं, तैयारी जारी है। अब एनटीपीसी टारगेट है, CHSL टारगेट है, उसे पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।